Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हादी प्लस एकेडमी। आज हमारा कंप्रेशन मेंबर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चरों में एंगल स्टड के बारे में समझा है और बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने फर्स्ट कंप्रेशन मेंबर चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे कॉलम के ऊपर कि कॉलम क्या चीज़ है और कॉलम का जो इस्तेमाल हो रहा है स्टील मेंबर में, कंप्रेशन मेंबर में, वो कैसे लोड को बियर करता है। ठीक है, ये देखेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। तो कॉलम पहले चीज देख लेते हैं कि कॉलम स्ट्रक्चर में दिखता कैसे है। ठीक है, तो उसके बाद हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि कॉलम है क्या चीज। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ देखिए, हमको ये वाला जो मेंबर दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, वर्टिकल मेंबर, ये अपना क्या है, कॉलम है। ठीक है, बहुत लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये कॉलम है। तो ये पूरा वर्टिकल मेंबर जो नीचे तक जा रहा है वो क्या है, कॉलम है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, और ये वाला जो मेंबर है जो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो क्या है, बीम है। तो अपना बीम और कॉलम का ये क्या दिख रहा है, एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है जो बिल्डिंग फ्रेम है, फ्रेमवर्क हुआ है, जिसमें अभी क्या हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वर्टिकल मेंबर कॉलम है और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम है। तो आज हम इसी कॉलम के ऊपर बात करेंगे कि कॉलम कैसे लोड को बियर करता है और किस किस कंडीशन में, है ना, और ये कैसा होता है। चलिए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि हमने डायग्राम में देखा कि कॉलम दिखता कैसे है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर में काम क्या करता है, ये स्ट्रक्चर में कंप्रेशन लोड जो आता है उसको झेलता है, बियर करता है। तो उसी के हिसाब से इसका क्या रहेगा, डेफिनेशन रहेगा। डेफिनेशन आप लोगों को ये समझना है कि जिस चीज का जो काम है उसी चीज को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, बस यही है डेफिनेशन। तो आप जब भी एग्जाम में लिखें सोचें कि उसका काम क्या है, वो किस काम के लिए बना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, मेंबर। अब ये क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, मतलब कौन सा लोड बियर करता होगा, कंप्रेसिव लोड। तो हम लोग कह सकते हैं विच इज बियर कंप्रेसिव एक्सियल लोड, कंप्रेसिव एक्सियल लोड। ठीक है, अब जैसा कि पहले लेक्चर मैंने बताया था कि एक्सियल लोड है क्या, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता दूंगा कि एक्सियल लोड क्या है। पहले आप इस चीज को आप क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, नोट कर लिए होंगे। तो मैं सबसे पहले इसको दिखा देता हूँ कि एक्सियल लोड कैसे दिखेगा डायग्राम में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये एक वर्टिकल मेंबर है जो क्या है, कॉलम है, वर्टिकल मेंबर। तो ये वर्टिकल मेंबर क्या है, आपका कॉलम है, इस पर एक लोड आ रहा है, कहाँ से, ऊपर की तरफ से। ये जो ऊपर की तरफ से लोड आ रहा है, इसी लोड को हम लोग बोलेंगे एक्सियल लोड। अच्छा, किस कारण से इसको बोलेंगे एक्सियल लोड, क्योंकि जो कॉलम बना है इसका एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। ये ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा सेंटर से अगर हम ऐसा करें, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, वाई वाई डैश। तो जो वाई एक्सिस पे इसका लोड बियर हो रहा है, क्योंकि ये कॉलम क्या देख रहा है, ठीक है, किस हिसाब से बना है, वाई एक्सिस के हिसाब से ही बना है, यानी वर्टिकल के हिसाब से बना है, और वर्टिकल ही लोड आ रहा है, यानी इसका एक्सिस क्या हुआ, वर्टिकल में ही हुआ, यानी वाई एक्सिस में ही हुआ। लेकिन जैसा हमने पहले लेक्चर में देखा था कि बीम का सिस्टम क्या था, कि बीम एक्चुअल में होता कैसे है, दिखता कैसे है, ये रहता है हॉरिजॉन्टल बीम। तो हॉरिजॉन्टल रहता है, केस समझिएगा ना, ये वर्टिकल रहता है और ये कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रहता है तो इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल में रहेगा, कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल में।
तो हॉरिजेंटल में रहेगा, अगर लोड हॉरिजेंटल में लग रहा है तो वो बनेगा एक्सियल लोड, अगर नहीं लग रहा है तो वो एक्सियल लोड नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, उसको हम बाद में देखेंगे कौन कौन सा लोड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या जान लेते हैं कि एक्सियल लोड क्या है, कॉलम ऐसा है, एक्सियल लोड बियर कर रहा है। ठीक है। हाँ, अब दूसरी बात कि जो कॉलम में अगर सपोज हम लोग क्या करें, साइड से लोड लगा दें कुछ ऐसा, यहां से अगर लगा दें, ये जो साइड से लगेगा ये आपका कहला जाएगा लेटरल। ठीक है, क्या कहला जाएगा, लेटरल लोड। ठीक है, जब भी साइड से लगे याद रखना वो कौन सा लोड कहलाएगा, लेटरल लोड कहलाएगा, और जब भी वर्टिकल लोड लगे वो एक्सियल लोड कहलाएगा। तो हमारा कॉलम जो बना है वो किसके लिए बना है, एक्सियल लोड बियर करने के लिए बना है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, है ना। अगर मोबाइल से कंप्यूटर से देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको हटा दिया जाए पहले। हाँ, अब हम बात करते हैं, कॉलम देख लिए कि कॉलम क्या चीज है। अब कॉलम के इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं हटा दूं पहले। तो किसकी बात करते हैं हम लोग, इफेक्टिव लेंथ की। तो इफेक्टिव लेंथ को समझने के लिए पहले उसका एक डायग्राम देख लेते हैं, फिगर, है ना, कि कैसे इफेक्टिव लेंथ वर्क करेगा, क्या होता है इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, कॉलम में। तो यहाँ आपको जैसा कि डायग्राम में फिगर में दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि किसका वर्क क्या है और कैसे इस पे कोई चीज काम करती है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक क्या दिख रहा होगा, लोड, जो पी लिखा हुआ है, क्या है, लोड है। अब ये लोड ऐसे लग रहा है किस पे, कॉलम पे। अब जो कॉलम पे लग रहा है लोड, और ये जो आपको फिगर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो बना हुआ है ये पिन है, क्या है, पिन। इसीलिए ये दोनों साइड लगा हुआ है तो हम बोलेंगे क्या, कौन सा एंड है, ये पिन, पिन एंड है। और ये लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो पिन एंड है, तो इसका वर्क क्या है, कैसे मतलब इस पे इफेक्टिव लेंथ काम करेगा, ये सारा चीज अभी हम समझेंगे। ठीक है ना। तो अभी जैसे हमारा लेंथ था एल, क्या था, एल, इसको मैं अभी बताऊंगा अच्छे से। तो एल था, और जब इस पे लोड आता है तो लोड आने के बाद ये क्या होगा, अगर टेढ़ा होता है, क्या होता है, टेढ़ा, तो टेढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके से कर्व आता है। ठीक है ना, टेढ़ा होगा तो कुछ किस तरीके से कर्व आता है, ऐसा। जब ऐसा कर्व आ जाता है तो इसका लेंथ में क्या चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी लेंथ में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता, ये हम देखेंगे। अगर लेंथ में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो एल बराबर एल इफेक्टिव, एल बराबर एल इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव लेंथ हुआ। अभी इफेक्टिव लेंथ की डेफिनेशन को भी समझेंगे। अभी सिर्फ डायग्राम से समझिए कि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, पिन, और पिन एंड हो जाएगा, वन एंड भी पिन, अदर एंड भी पिन। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों एंड क्या है, पिन है। अब इसके वजह से ये, इसके वजह से हमारा जो एल है, यानी जो ओरिजिनल लेंथ है और इफेक्टिव लेंथ है, वो दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर, इक्वल है। ठीक है, अब दूसरा चीज, इसका जो k की वैल्यू आएगी, ये भी बताऊंगा, कोफिशिएंट है, k की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या है, 1 है। ठीक है, और इसके लिए टेबल दिया हुआ है आपका आई एस कोड में, आई एस कोड 800 1984 में। तो आप लोग वहां से देख कर पेपर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको याद करने की, कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये वाला एंड अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ। अब बात कर रहे हैं दूसरा, ये वाले एंड यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं समझ आ रहा, मैं इसको अच्छे से नीचे समझा देता हूँ, एक सेकेंड, है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो पहले पहले एंड को आप एक बार और समझ लीजिए, है ना, फिर उसके बाद दूसरे एंड को समझिएगा, जैसा कि पहला एंड है। ठीक है, ठीक है, आपको नॉर्मल बुकों में ऐसा दिखेगा, ये गोला टाइप का बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या और यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे भी हो जाता है। ये वाला जो रहता है ये फर्स्ट कंडीशन था अपना, कौन सा था, पेन एंड। ठीक है, जो पेन एंड था वो कुछ ऐसा था। इसमें हमने बात किया कि जब लोड आएगा, ठीक है, ऊपर से क्या आएगा, लोड आएगा कुछ ऐसा,
और लोड आने के बाद इसका जो कर्व बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है, ऐसा कर्व नहीं बनेगा, ये इसको थोड़ा सा क्लियर रखते हैं। ये बनेगा आपका ऐसा सीधा सीधा, है ना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। तो देखिएगा कि ये थीटा और ये थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा थीटा। तो ये क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। क्या बन रहा, कर्व। ठीक है, तो ये कर्व बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, लोड आने की वजह से कर्व बन रहा है। अच्छा, कर्व जो बन रहा है, कहने का मकसद ये है कि हमारा जो कॉलम ये था, ठीक है ना, ये कॉलम था, ठीक है, और यहाँ तक क्या हो गया होगा कि इतना मुड़ गया है, इसको कहेंगे डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, डिफ्लेक्ट, यानी लोड आने की वजह से हमारा बीम क्या हो जा कॉलम क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इस टाइप का आपको क्या दिखने लग गया, कर्व दिखने लग गया। इस टाइप का क्या दिखने लग गया, कर्व। तो कहने का मकसद ये है कि लोड लगा, ठीक है, हमारा कॉलम डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसा कर्व जैसा शेप आया। तो ये जो कर्व जैसा शेप आया, तो क्या लेंथ में चेंजेस हुई, यह पता किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लेंथ में जब नो चेंजेस हो रहा है, मतलब L इक्वल टू एल ई, यानी एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। तो हमसे कब पूछा जाता है इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, कुछ क्लियर हो रहा है। इफेक्टिव लेंथ तब होता है जब हम लोड लगाते हैं, और लोड लगाने के बाद वो क्या हो, उसके लेंथ में जो चेंजेस आए और उसके बाद जो लेंथ बने, उस लेंथ को कहेंगे इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो ये जो लेंथ थी, ठीक है, और ये जो लेंथ है, इसमें हम लोगों का क्या देखने को मिलेगा कि क्या चेंजेस आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एंड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एंड। इसको कहेंगे एंड और इसको भी कहेंगे अदर एंड। ठीक है, तो दो एंड है अपने पास। तो इस एंड में हम लोग को देखना है कि हमारे पास एंड फिक्सर क्या है, यानी क्या लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है कि फिक्स है कि फ्री है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखने को ये मिलता है कि ये क्या है, पिन है, तो लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई होप आप इसको अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। अब सेकंड डायग्राम की तरफ चलते हैं, जो अपना सेकंड डायग्राम था। ठीक है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। हम्म, तो सेकंड डायग्राम क्या कह रहा था, इसको देखते हैं। ये सेकंड डायग्राम में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ये एक ये दिख रहा है आपको पोर्शन, और एक पोर्शन ये दिख रहा है। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ना, इसको हम लोग इसमें नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको इधर अलग बना के बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लेंथ थी पहले, जब इस पे लोड आया, लोड आने के बाद ये क्या हो गया, ये लेंथ कुछ इतनी हो गई, है ना, यानी एक एंड फिक्स था, दूसरा क्या था, फ्री था। तब ऐसा कंडीशन में ऐसा काम हुआ, यानी लोड लगने की वजह से ये हमको देखने को मिला। तो चलिए इसको भी हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। हाँ, हम्म, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, जब हमारा ये था कॉलम और एक साइड से था फिक्स्ड, क्या था, फिक्स्ड। ठीक है, हमारा एंड कंडीशन क्या बना, एंड कंडीशन बना फिक्स्ड, यानी एंड फिक्सर बना फिक्स्ड। और दूसरा वाला जो था पोर्शन था ये वाला, ये बन गया, इसमें कोई भी आपको कंडीशन दिख रहा है, फिक्स्ड है या पिन लगा हुआ है या कुछ नहीं ना, तो क्या बना, फ्री। तो दूसरा कंडीशन बना अपना क्या, फ्री। अच्छा, तो अब इस पे लोड आएगा, क्या आएगा, लोड आएगा। ठीक है, जब लोड आएगा, ठीक है, उसको पी मान रहे हैं कि लोड आया पी। तो इस लोड की वजह से इसके जो डायग्राम बना हुआ है, यानी कॉलम का, ये कॉलम जब लोड झेलेगा, तो लोड झेलेगा तो कुछ कर्व इसमें आएगा, यानी डिफ्लेक्शन होगा। तो वो जो डिफ्लेक्शन होगा उसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, देखिए, है ना, डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये, है ना। तो ये याद रखिएगा, जब डिफ्लेक्शन होता है तो फिक्स्ड साइड वाले में एकदम ये कह सकते हो कि कोई एंगल नहीं दिखता है, ठीक है ना, चापाक एकदम रहता है, कोई एंगल नहीं आता है। और जो अदर साइड होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो अब अदर साइड वाले में देखिए, आपको यहां से करीबन, एक सेकंड, हाँ, इस पोजीशन से आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है,
क्या दिख रहा है, इस पोजीशन से आपको ओरिजिनल पोजीशन से अपना क्या चीज, कॉलम जो है वो ज्यादा दिख रहा है। यानी इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है भाई, लोड आने की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से लंबाई में चेंजेस आए हैं, लेंथ में चेंजेस आए हैं। यानी ओरिजिनल लेंथ अपनी क्या थी, ओरिजिनल लेंथ ये थी, यहां से यहां तक थी एल, ये क्या थी एल। लेकिन अब लेंथ में चेंजेस आ गए हैं, तो ये बनेगा अपना एल इफेक्टिव। क्या बना, एल इफेक्टिव। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर एक कंडीशन फिक्स्ड है कॉलम का और दूसरा वाला क्या है आपका फ्री है, तो एल और एल ई में चेंजेस आएंगे। यानी ओरिजिनल एल बन जाएगा एल ई, तो उसमें क्या चेंजेस आता है ये देखिए। तो हमारा हो जाता है एल इक्वल टू 2 एल, तब बनेगा एल ई। क्या बनेगा, एल ई इक्वल टू 2 एल। और ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था कि इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ एल वाई लिख दिया है, ठीक है, इक्वल टू 2 एल है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये वाला डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा जो मैंने बनाया है, ठीक है। इस डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एंड कंडीशन अपना क्या है, पहला होगा फिक्स्ड और दूसरा होगा फ्री, ठीक है। पहला फिक्स्ड दूसरा फ्री, तब जाकर अपना कैसा बनेगा, एल ई बराबर हो जाएगा 2 एल, ठीक है। आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जब लोड लगा, लोड लगने के बाद हमारा ये क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। एक सेकेंड, डिफ्लेक्ट, क्या डिफ्लेक्ट हुआ, कॉलम डिफ्लेक्ट हो गया। कॉलम अपना क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट हुआ यानी इनके बीच में दूरियां आ गई, ठीक है। जब ओरिजिनल पोजीशन से इस पोजीशन पे आया तो ये क्या बना, अपना एक कर्व बन गया, ठीक है। कर्व फॉर्म हो गया, कर्व फॉर्म हो गया, किसकी वजह से फॉर्म हुआ, डिफ्लेक्शन की वजह से। डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ, लोड की वजह से। तो इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमारी लेंथ में चेंजेस आ गए। क्यों चेंजेस आ गए, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, पहला फिक्स था और दूसरा फ्री था। जबकि इससे पहले वाले में पढ़े कि दोनों साइड पिन लगा था, पिन यानी हिंज है ना, लगा था, ठीक है। तो इसको, इस विजन को क्लियर रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, इसीलिए मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम, ये चीज को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और अच्छे से डायग्राम को बनाइएगा। ये जो है सिर्फ अभी देखने का काम आएगा। अब इसमें एक के की वैल्यू दिया हुआ है 2, यानी इस कंडीशन में के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, कोफिशिएंट की वैल्यू 2। अब आते हैं थर्ड कंडीशन जो है अपना, वो क्या बोलता है, फिक्स्ड एंड। क्या बोलता है, फिक्स्ड एंड। तो जो फिक्स्ड एंड की बात की गई है, तो कैसा, ये वाला डायग्राम आप देख लीजिए पहले, फिक्स्ड एंड कैसा है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है। अब जो ये फिक्स्ड एंड है, इस कंडीशन में हम लोगों को कैसे लेंथ प्रोवाइड होगा ये देखिए, ठीक है। और एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इसको मैं टेबल जो हमारा आईएस कोड कहता है उसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ के हिसाब से अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अब समझ लेते हैं, एक सेकेंड। तो अपना कंडीशन अब क्या हो गया है, कंडीशन ये हो गया है कि फर्स्ट वाला भी फिक्स्ड है, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। ये क्या हो गया है, फिक्स्ड एंड। और ये वाला भी क्या हो गया है, फिक्स्ड एंड। यानी दोनों सिरा, दोनों एंड क्या हो गए हैं, फिक्स्ड हो गए हैं। यानी कॉलम का ऊपर का सिरा नीचे का सिरा फिक्स्ड हो गया। जब ऐसे कंडीशन में सिरा फिक्स्ड हो गया है, तो हमारा जो डायग्राम है वो कैसा, मतलब लोड लगने के बाद, चलो लोड लगा के पहले दिखा दूं मैं। ये लोड लगा, लोड लगा, तो लोड लगने के बाद ये कैसे मतलब डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन आता है इसके में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मतलब चपक जाता है, इसमें गैप नहीं रहता है, ठीक है। क्या नहीं रहता, गैप नहीं रहता है, बिल्कुल। तो गैप नहीं रहता है का मतलब क्या है, यहाँ पर थीटा आपको देखने को नहीं मिलेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। इस पोजीशन पे थीटा देखने को आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसको अच्छे से बनाइएगा। अब
यहाँ पर जो है, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो इस पोजीशन पे आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, आपका डिफ्लेक्ट हो गई है बीम, तो डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। डिफ्लेक्शन आ गया है, बीम, आई एम सॉरी, कॉलम है ये स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। तो कॉलम में ये डिफ्लेक्शन आ गया है लोड की वजह से। जब डिफ्लेक्शन आया है तो ये कर्व फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से। अब ये जो कर्व फॉर्म हुआ है, तो ये इस कर्व जो फॉर्म हुआ है, तो इस पहले वाले जो ओरिजिनल पोजीशन थी और बाद में जो कर्व फॉर्म हुआ, इनके बीच में क्या लेंथ में चेंजेस आई है, ये हम चेक करेंगे। अगर आई है तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ थी एंगल, कहाँ पे अब बनना स्टार्ट हो रहा, करीबन यहाँ पे। तो मैं समझूंगा कि इस पॉइंट तक अपना काम खत्म है ना। ऊपर तक ये तो प्लेन है, कुछ समझ में नहीं आया, और यहाँ पर इस पॉइंट तक भी काम अपना खत्म है। उसके बाद एंगल बनना फॉर्म हुआ है, मतलब कि कर्व कहाँ तक है। अब ये देखो, यानी जहां तक कर्व है उस वाले लेंथ को ही हम अभी कंसीडर करेंगे कि भैया कितना कर्व है, ठीक है। तो इसके वजह से, यानी जो ओरिजिनल पोजीशन थी अपनी, यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड इसको हटा रहा हूँ। ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, यहाँ से यहाँ तक, यानी जो लंबाई थी ओरिजिनल वो थी एल, ये। लेकिन अब क्या हो गया कि कर्व जहां तक बनेगा, ओरिजिनल कर्व, यानी ये जो पॉइंट है जिसमें जीरो आपका दिख रहा है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। कंसीडर कहाँ से करेंगे, जहां से थीटा अपने को दिखना चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपना क्या बनेगा, एल इफेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एल इफेक्टिव, एल ई। तो अब हम पूछ रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पोजीशन कम हो गया, लंबाई, इतनी लंबाई कम हो गई और इतनी लंबाई कम हो गई, तो जो कम हुई है तो एल इफेक्टिव में चेंजेस आया होगा, है ना। यानी लेंथ में चेंजेस आया होगा तो एल इफेक्टिव बनेगा। तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, है ना। ओरिजिनल लेंथ जो थी उस लेंथ पे लोड लगा और दोनों साइड जब कंडीशन फिक्स थी, तो फिक्स थी, तो एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा ये देखना है, ठीक है। तो करीबन आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा, ठीक है। यहाँ पर हम ने डायग्राम में दिखा रखा है कि 0.5 एल हो जाता है। कितना हो जाता है, 0.5 एल। तो मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, कि हमारा जो एल है वो बन जाएगा, एल ही है वो बनेगा L/2। कितना बनेगा, एल ही बनेगा L/2, या दूसरी भाषा में कह सकते हो 0.5 एल हो जाएगा, ठीक है। इसको, इस डेटा को आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात क्या है कि ये जितने डेटा है ना, इसमें दो तरीके से हम एल इफेक्टिव को देखेंगे। इस वाले डेटा को भी ध्यान रख सकते हैं। अपने पास जो आईएस कोड है उसमें दो चीजें प्रोवाइड है, उसको मैं देखूंगा कि रिकमेंडेशन वैल्यू क्या है और एक और वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये मतलब ओरिजिनल तरीके से आया हुआ है, फिर उसमें कुछ मॉडिफाई हो जाएगा तो कुछ ये चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो इसको मैं बाद में बता दूंगा, अभी इसी को आप नोट करिए पहले। अब कंडीशन नंबर थर्ड को देखेंगे, थर्ड हो गया अपना। अब फोर्थ को देखेंगे, फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, इसको देखिए। फोर्थ कंडीशन में अपने साइड, एक साइड फिक्स्ड है, दूसरी साइड पिन है। पिन कह सकते हो, हिंज भी कह सकते हो, ठीक है। तो एक साइड फिक्स्ड है, दूसरी साइड पिन है, तो देखिए कैसे बनेगा। एक सेकेंड, बना लेते हैं पहले कि चलिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यानी नीचे वाला ये है फिक्स्ड, ये क्या है, फिक्स्ड। और जो ऊपर का है वो है हिंज। देखिए तो इस तरीके से भी बनता है ना, ये क्या है, हिंज, हिंज्ड या फिर पिन, ठीक है ना, दोनों में कोई वो नहीं है, हिंज या फिर पिन। तो ये अपना एंड हो गया और ये दूसरा एंड हो गया, फिक्स्ड एंड कह सकते हो इसको, पिन एंड कह सकते हो, है ना। तो इस कंडीशन में जो लंबाई है, लेंथ है, वो लेंथ में कितना चेंजेस और कैसे चेंजेस आएगा। तो हम लोग देखे थे कि जब अपने पास क्या रहता है, एक साइड फिक्स्ड रहता है, तो कर्व कहाँ से चालू होता है, एकदम जुड़ के ऐसा कुछ, है ना। लेकिन जब अपने दूसरे साइड पे हिंज हो या पिन हो, तो कर्व कहाँ से चालू हो जाएगा, वहीं से चालू हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से, कुछ ऐसा, ठीक है ना। और ये बनेगा ऐसा, इनके बीच में कोई गैप नहीं है यहाँ तक, ठीक है।
और यहाँ पर लेकिन क्या है, थीटा बन रहा है, थीटा एंगल यहीं से स्टार्ट हो गया बनना, है ना। और ये क्या हो गया, आपका डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, कुछ यहाँ से अपनी यहाँ तक थी एल। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में चेंजेस आ गए, बाद में क्या आ गए, चेंजेस आ गए। कैसे चेंजेस आए ये देखिए आप, है ना। बाद में क्या चेंजेस आए, यहाँ ये इस पोजीशन तक तो कोई एंगल ही नहीं दिख रहा, तो यहाँ तक हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से एंगल स्टार्ट है। तो अपना जो लेंथ निकल के आया वो क्या निकल के आया, एल, वो एल यहाँ तक आया, और इस वाले को अभी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मतलब एल बराबर अब क्या बचा, ये कम हो गया ना। तो जब हम लोग इसको निकालते हैं तो पता चलता है कि ये क्या हो गया, इतना कम हो गया, लेकिन यहाँ से स्टार्ट है। तो ये अपना बन जाएगा 0.7 एल, कितना बनेगा, 0.7 एल। एल बराबर हो जाता है 0.7 एल, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो बता। हाँ, क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि एल बाई अंडर रूट टू, एल बाई अंडर रूट टू। तो एल इक्वल टू 0.7 एल बोलो, या एल बाई अंडर रूट टू भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। अब इस पूरे चीज को जितने मैं बताया हूँ, एक बार क्या है देखिए, आपको समझना जरूरी है, पेपर में समझ के ही करना है, लेकिन इसका मैं आपको वो दे दे रहा हूँ डेफिनेशन वगैरह, ताकि आप उसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और नोट करने के बाद याद कर लीजिएगा, है ना, हर जगह काम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने बोला कि आपको मैं डेफिनेशन दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। उसको पहले हटा दूं मैं, ठीक है। इसको आप क्या करिए, पढ़िए और लिखिए भी। और जो चीज मैं अभी इतना देर से बता रहा था, इस चीज को एक बार और इसमें दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे है। इस चीज का आप क्या करिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं जो बता रहा था एक बार और बता देते हैं। यहाँ लिखा है द फॉर्म ऑफ कर्व, यानी जो कर्व बनता है, किसकी वजह से बनता है और किस में बनता है, कंप्रेशन मेंबर में बनता है, ठीक है ना। किसकी वजह से बनता है, डिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। तो डिफ्लेक्शन कैसे आता है, लोड की वजह से आता है। तो क्या बोल सकते हो, द फॉर्म ऑफ कर्व इनटू विच ए कंप्रेशन मेंबर टेंड टू डिफ्लेक्ट। लेकिन डिपेंड किस पे करता है, यानी निर्भर किस पे करता है, ये पूरा डिफ्लेक्शन किस पे निर्भर करता है, दो चीजों पे, एक तो लोड और दूसरा एंड फिक्सर। एक तो लोड और दूसरा एंड फिक्सर। अगर लोड ही नहीं आएगा तो एंड फिक्सर का भी कोई रोल नहीं है। यानी लोड तो मान लो कंपलसरी है सबके लिए, सब में आएगा लोड। अब बात है कि उसके बाद कर्व में चेंजेस कब आएगा, एंड फिक्सर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, एंड फिक्सर। यानी एंड फिक्सर क्या था अपना, जैसे फिक्स्ड एंड था, वो देखे हमने कि फिक्स्ड एंड था नीचे। और क्या देखा हमने कि पिन इन था, पिन यानी आपका हिंज, ठीक है, ये था। और एक क्या था, फ्री था, यानी कुछ नहीं था उसमें। तो तीन हम लोग एंड इसमें देखे, तो एंड फिक्सर पे ही डिपेंड किया था अपना, लेंथ चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। फिर बोला इन ईच केस देयर इज अ पोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विच बेंड एज इफ दिस पार्ट हैड बीन अ पिन जॉइंटेड एंड, ठीक है। इसमें बोला कि हम लोग अभी जो देखे हैं, ठीक है, क्या देखे, पिन एंड था और फिक्स्ड एंड था वगैरह वगैरह। तो उसमें बेंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखे थे कि डिफ्लेक्शन हो रहा था, बेंड हो रहा था। दूसरा चीज, द एंड पॉइंट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर आर द पॉइंट कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है, जहां पर मोमेंट जीरो हो जाए, जहां पर मोमेंट क्या हो जाए, जीरो। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि जहां पर मोमेंट हो जाए, मोमेंट जीरो। कौन सा मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो। तो इसके बारे में, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में भी थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं कि कैसे होता है। अब दूसरी चीज ये है कि इफेक्टिव लेंथ हुआ क्या फिर, इफेक्टिव लेंथ क्या हुआ भाई, ये देख लीजिए। इफेक्टिव लेंथ जो अपना कॉलम का हुआ एल, है ना। तो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट,
यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो कर्व की वजह से आया है, एंड फ्लेक्सर की वजह से जो कर्व हुआ था, इस पे लोड आया था, है ना, और डिफ्लेक्ट हुई थी बीम और कर्व बना था। और कर्व कहाँ से बना था? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर से बना था। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर से, और ये एक पॉइंट मतलब दिखा देता है एक बार और डायग्राम में ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो देखिए इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को ही तो हम कह रहे हैं एल इफेक्टिव। क्या कह रहे हैं? दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज एल इफेक्टिव, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर से लेकर दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तक। मान लो दूसरे पॉइंट पे कॉन्ट्राफ्लेक्सर है या नहीं है, ये भी ध्यान देंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मैंने बता दिया कि जहां पर मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग मॉस में देखेंगे, अभी मैं मॉस का लेक्चर नहीं बनाया हूँ, जब मॉस में देखेंगे कि ये अपना कोई बीम है, ठीक है सपोज, और जब इस पे क्या हो, ये कुछ कंडीशन समझिए, ये बेंडिंग मोमेंट था। क्या था? बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस, तो साइन चेंज किया तो इस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि इस पॉइंट पे ये प्लस था, यानी कोई वैल्यू दिया होगा यहाँ तक, मान लो यहाँ 10 रहा और यहाँ पे मान लो 15 रहा, तो इस पॉइंट पे आके जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। और ये भी 15 था माइनस में, इस पॉइंट पे आके ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी बेंडिंग मोमेंट, पहली बात तो साइन बदला, प्लस से हो गया माइनस, प्लस से हो गया माइनस। जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदले तो समझ लेना वहां पर क्या होता है, मोमेंट जीरो। मोमेंट जीरो। तो मोमेंट जीरो है और बेंडिंग मोमेंट ने साइन बदला, मतलब वही पॉइंट आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, इसी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसमें? कॉलम में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट पे क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट जीरो, और इस पॉइंट पे भी। तो इस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट के डिस्टेंस को ही तो कह रहे हैं एल इफेक्टिव। क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, इसको अच्छे समझ गए होंगे, बना लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या बोला, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एल ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। ठीक है, मैं आपको डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन करते वक्त दिमाग में एक भी डाउट न रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चीज को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं अपने स्क्रीन से। हम्म, इसको समझते हैं, ये क्या चीज है, इसको ध्यान देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोगों को देखना क्या है। ठीक है, जब हमारे पास एल इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, और पहले लेक्चर में बताया था मैंने एल इफेक्टिव और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, और थोड़ा सा सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में। अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे होंगे तो आपको हर चीज जल्दी कैच करने में आसानी होगी। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि क्या बताना है अपने को, सिलेंडरनेस रेशियो लिखा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिलेंडरनेस रेशियो एंड द टाइप ऑफ कॉलम। क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? देखिए ध्यान से कि जो ये ऊपर वाला है एल दिख रहा है वो क्या है, एल इफेक्टिव है। और जो नीचे आर दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँ, ये ऊपर जो एल दिख रहा है वो क्या है, एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव है। और जो नीचे आर दिख रहा है वो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है। क्या है? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन और एल इफेक्टिव, इनका जो वैल्यू आएगा, अगर 60 से कम आता है तो शॉर्ट कॉलम, 60 से कम आता है तो शॉर्ट कॉलम। ध्यान रखिएगा, 60 वैल्यू, 60 से कम शॉर्ट, रट लीजिए, याद कर लीजिए। कंपटीशन के एग्जाम में बहुत जरूरी है, आपके पॉलिटेक्निक, आपके बीटेक, सभी एग्जाम में बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से अच्छे से रट लीजिए। ठीक है ना। अब अगर ये वैल्यू किसके बीच में आ जाए, 100 और 60 के बीच में आ जाए, तो मीडियम कॉलम, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम। शॉर्ट कॉलम यानी लघु स्तंभ। ठीक है ना। अब आते हैं दीर्घ स्तंभ यानी लॉन्ग कॉलम।
थर्ड नंबर पे, सेकंड भी समझ गया, एक सेकंड इसको थोड़ा सा रफ कर दूंगा। हाँ, जो थर्ड है अपना, तो क्या है, लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में 100 के अबव आ गई सिलेंडरनेस रेशियो, जब 100 के अबव आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, क्या होगा, लॉन्ग कॉलम। इसको रट लीजिए, ध्यान में रखिएगा। अब हमसे यही पूछा था ना कि सिलेंडरनेस रेशियो और कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ये है कि अगर हमारे पास एल इफेक्टिव और आपका क्या हो, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन हो, तो इसी को भाई पहले ध्यान ध्यान देंगे ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से, क्लियर हो जाएगा अभी। लेमडा, मैंने पहले लेक्चर में ही बताया है कि लेमडा बराबर, एक सेकेंड कलर चेंज करो, हाँ, क्या होता है कि लेमडा इक्वल होता है सिलेंडरनेस रेशियो। क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो। लेमडा ही आपका सिलेंडरनेस रेशियो, और लेमडा इक्वल होता है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इसकी वैल्यू को लेमडा कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, लेमडा ही तो है, यानी लेमडा है, यानी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन और इफेक्टिव लेंथ है, मतलब इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के रेशियो को ही कहते हैं लेमडा, यानी सिलेंडरनेस रेशियो। तो फिर क्या पता चला कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर 60 से कम तो शॉर्ट कॉलम, तो रिलेशन क्या बताया कि लेमडा की वैल्यू आपको बताती है कि कॉलम कौन सा रहेगा, कॉलम चूज करने का अधिकार देती है। यानी आप जब सॉल्व करोगे, क्वेश्चन डिजाइन करोगे, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कॉलम लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो वो सिलेंडरनेस रेशियो ही बताएगा। अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आप नहीं निकालोगे तो आप कॉलम को नहीं बता पाओगे कि कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग है। तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल, है ना, ध्यान से। ऐसे नहीं कि तुक्का मार के बताना है, नहीं, बिल्कुल वैल्यू को सॉल्व करके ही लाना है। तो आपको क्या पता चला कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, लेमडा है, यानी लेमडा इक्वल टू सिलेंडरनेस रेशियो, और सिलेंडरनेस रेशियो बराबर क्या होता है, एल इफेक्टिव बाय आर, यानी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अब डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अब डेफिनेशन कुछ बचा नहीं, देखिए क्या बोला, सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो, रेशियो ने अनुपात है, किसका अनुपात है, इफेक्टिव लेंथ का रेशियो है, किसके साथ है, टू द कॉलम ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, उस कॉलम के जो लीस्ट रेडियस आएगा उसके साथ है। इनके रेशियो को ही कहेंगे लेमडा ऑफ द कॉलम सेक्शन अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। भाई आईएस कोड को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं ना। तो आईएस स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो भी इंडियन स्टैंडर्ड ने हमको हर चीज समझा के और बता के रखा है, अपने मन से तुक्का नहीं मारना है। अब दूसरी बात यह है कि जो पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, हर एक चीज को कैसे ढूंढना, कैसे सर्च करना है, कहाँ से ढूंढना है ना, हम लोगों को आईएस कोड में कैसे देखना है, कौन सा पेज देखना है, ठीक है। उसको, उस लेक्चर को आप देखे होगे तो आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा हर चीज, ठीक है। फिर भी मैं डिटेल में हर चीज बता रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये लेमडा की वैल्यू आई है, उससे हमको क्या डिसाइड करने को मिल जाता है कि कॉलम कौन सा है। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन ये बनी कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव और लीस्ट रेडियस जायरेशन का रेशियो होता है, यानी अनुपात होता है। अब दूसरी चीज, अब इसी से हम लोग कॉलम सेक्शन का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कॉलम कौन सा शॉर्ट कॉलम है, मीडियम है या लॉन्ग है। मीडियम को इंटरमीडिएट भी कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक सेकेंड, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये न्यूमेरिकल है, ये वैसे तो है बीटेक का, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है बीटेक का, लेकिन बी बीटेक का है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन हर जगह काम आएगा। कहाँ कहाँ काम आएगा, तो बी बीटेक में आएगा ही, पॉलिटेक्निक वालों के स्टूडेंट के लिए भी काम आएगा। दूसरा चीज कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें पूछा क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चालू कर दी हम लोग, ठीक है। कॉलम को आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि कॉलम में क्या था। कुछ चीजें और जो न समझे होंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, बीच में।
जैसे यहाँ बोला है डिजाइन ए कॉलम टू सपोर्ट, डिजाइन करना अपने कॉलम का। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार रीड करने में समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन में करना क्या है। पहला चीज है कि डिजाइन करना है, किसका करना है, कॉलम का करना है। दूसरा चीज, एक्सियल लोड गिवन है। क्या गिवन है, वही जो लोड मैं कब से बता रहा था कि लोड ऊपर से आएगा लगेगा, वो क्या है, एक्सियल लोड, वो गिवन है। इसको किससे डिनोट किया था, पी से। दूसरा चीज, कॉलम का इफेक्टिव लेंथ, देखो यहाँ गिवन है 6 मीटर, कितना गिवन है, एल ई 6 मीटर, यानी आपको एल ई नहीं निकालना है यहाँ पर। अगर एल ई गिवन नहीं होता तो हम लोग टेबल का इस्तेमाल करके एल ई निकालते, क्या निकालते हैं, एल ई। चलो तो अभी एल ई की जरूरत नहीं है, एल इफेक्टिव की जरूरत नहीं है। बोला है किसके रिस्पेक्ट में, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, एंड 4 मीटर बोल रहा है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, और इफेक्टिव दो रिस्पेक्ट में, एक तो जेड एक तो वाई। अब बोल रहा है एफ ई 410 ग्रेड ऑफ स्टील इस्तेमाल करिए, यानी जो हमारा स्टील का ग्रेड रहेगा वो रहेगा 410। ठीक है, ये आरजीपीवी में 2014 यानी 2014 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लिए होगे, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमसे बोल रहा है कॉलम का डिजाइन करिए और लोड दिया हुआ है और जेड एक्सिस पे एल इफेक्टिव गिवन है और स्टील का ग्रेड ये है। चलिए तो बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गिवन डेटा को लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, अपने को गिवन लिखने के बाद। ठीक है, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। हाँ, अब देखते हैं। चलिए, तो सोल्यूशन क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन स्टेप वाइज करें तो बेटर रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है ये देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको करना है गिवन डाटा। ठीक है, अब जो गिवन डेटा लिख रहे हैं उसमें सबसे पहला क्या है, आपका एक्सियल लोड है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सियल लोड यानी P बराबर इक्वल 1110 किलो न्यूटन, किसमें है 1110 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन इसकी यूनिट है। अब दूसरा चीज इसमें क्या गिवन है, इफेक्टिव लेंथ गिवन है जेड और वाई के सापेक्ष में। तो हम लोग वो भी लिख लेंगे कि इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू, लेकिन उससे पहले लिख लेंगे कि ये किस में है। एक सेकेंड में इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये है आपका जेड एक्सिस में, तो हम लोग बोलेंगे एल जेड इक्वल 6 मीटर। और इफेक्टिव लेंथ अभी हम लोग किस में देख रहे हैं, एल वाई, यानी इफेक्टिव लेंथ आपका वाई डायरेक्शन में, तो ये है 4 मीटर। ठीक है, अपने पास 6 मीटर 4 मीटर जेड के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में मिल गया है। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद अब हम लोग चालू करेंगे आगे अपना स्टेप। ठीक है, क्या करना है, फिर उसके बाद लोड तो दिया था, तो अब हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर लोड। क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। अब पूछोगे फैक्टर लोड क्या है, फैक्टर लोड देखो होता क्या है, जो हमारे पास लोड है उस लोड के हिसाब से अगर हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, कि भैया 10 किलो न्यूटन ये जो आपका सेक्शन है वो लोड सह सकेगा। तो उससे क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि 10 से पार भी लोड जा सकता है, 11 12, है ना, अचानक किसी उसके पूरे लाइफ स्पान में फिर वो टूट जाएगा, बेंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग टूटने के लिए, फेल होने के लिए अपना स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं करते। तो कॉलम जो मेंबर है वो फेल ना हो उसके लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है कि अगर मान लो 10 किलो न्यूटन की चीज है, तो अगर हम उसमें 2 या 5 के फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं तो वो बन गया 5 किलो न्यूटन या 7.5 किलो न्यूटन का। मतलब अगर हम मान ही के चल रहे हैं कि 5 किलो न्यूटन का है, तो उसमें अगर 6 भी हो जाएगा गलती से तो नहीं टूटेगी, क्योंकि अपना हाईएस्ट कितना है, 10 है। क्या मान के चल रहे हैं, मान लो अपने पास 10 तो मैक्स है, इससे ज्यादा जा नहीं सकते, हम 7 मान के चल रहे हैं। और हम लोग पूरी जिंदगी में 5 6 ये इतना लोड को जाने दे रहे हैं, लेकिन कभी गलती से 8 किलो न्यूटन का लोड उस पर पड़ा, तब भी हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो हमको सेफ रखना है, मुद्दा क्या है, सेफ। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमारा जो लोड वगैरह जो भी डिजाइन होगा वो सही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको इसको आप समझ गए होंगे। तो उसी तरीके से, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब ले लेते हैं तो हमारा लोड अब बनेगा फैक्टर लोड। क्या बनेगा, लोड बनेगा फैक्टर लोड। तो हम लोग 1.5 इंटू डब्ल्यू कर देंगे लोड में। तो क्या बन जाएगा ये, एक्चुअल में कभी कभी इसको डब्ल्यू बोलते हैं, कभी कभी पी बोलते हैं।
तो अलग अलग राइटर के हिसाब से है, तो आप इसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पी ही ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पी ले लीजिए, तो ये बना पी। तो ये पी बनेगा, तो ये क्या बनेगा फैक्टर लोड, ये बनेगा पी यू। तो 1.5 इंटू पी कितना, 1110। ठीक है, यही था। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, आएगा 1665। आप कैलसी से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर लोड जब आ जाए, और क्या चीजें थी गिवन में, गिवन में थी ग्रेड ऑफ स्टील भी था, उसको भी लिख लीजिए कि ग्रेड ऑफ स्टील, यानी कौन से ग्रेड का स्टील इस्तेमाल किया गया है, वो किया गया है Fe410। अच्छा, तो जब Fe410 इस्तेमाल किया गया है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। इसमें इल्ड स्ट्रेस भी ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ भी ध्यान रखना है। तो इल्ड स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं, इल्ड स्ट्रेस क्या ले लेते हैं, इल्ड स्ट्रेस। ठीक है, Fy बराबर 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका आगे का स्टेप। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लिए होगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो हमको कॉलम मिला है वो कॉलम का एरिया क्या है। अब एक कॉलम का एरिया की अगर हम बात करें, तो ये कॉलम का ऊपर का फेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि ये जो फेस आपको देखने को मिल रहा है, ये ऊपर का, इस फेस के एरिया को अगर आप निकाल लिए तो मतलब आपने कॉलम के एरिया को निकाल लिया। ठीक है, एरिया इतना होता है। अगर मैं बात करूं कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो ये एरिया का इंटू कर दीजिएगा ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में, तो आ जाएगा वॉल्यूम। तो अभी हम लोग इसकी हाइट या लेंथ जो भी है, इसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको लेंथ ही देखे हैं ना, हाइट नहीं देखे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा लेंथ है। अब हम बात करिए ऊपर की इस चीज को, तो ये क्या चीज है आपका, ये एरिया है। कभी कभी आप सुने होंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, कौन सा सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल यानी काट क्षेत्रफल, वो क्या होता है, वो ये होता है। एक सेकंड, पहले इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसको देखिएगा, देखिए, जो यहाँ से आप क्या करिए, इसको काटिए, सेक्शन को यहाँ से क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद ये सेक्शन कैसा दिखेगा, ऊपर से ऐसा ही दिखेगा ना। ठीक है, ये जो ब्रेक करने के बाद आपको काटने के बाद आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है, और ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए कि ये ब्रेड्थ रहा होगा। ठीक है, ब्रेड्थ रहा होगा, एक सेकंड, और इसको भी डेप्थ मान लीजिए, सपोज कि डेप्थ रहा होगा। तो बी और डी, ये वाला सेक्शन ही आपका क्रॉस सेक्शन, ये वाला सेक्शन ही आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन, जो यहाँ से हमको प्रोवाइड हुआ था। यानी इसको अगर मैं और थोड़ा सा डीप बनाना चाहूँ, तो थोड़ा और देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये अगर मैं इसको पूरा काट दूं, तो ये कुछ ऐसा कट जाएगा। ठीक है ना, 3D में है। ये जो कट के ये वाला जो सेक्शन दिखने लग जाएगा, यही तो आपका होगा CS क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया की। क्योंकि हम लोगों को जब सेक्शन बन जाता है, तो बनने के बाद क्या रहता है कि हम लोग किसी को देख के थोड़ा बता पाएंगे कि उसका एरिया क्या होगा। तो उस सेक्शन के कहीं पास से आप क्या करो, कट करके देखो। तो जब कट करके देखो, उसको बोलोगे क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी क्रॉस उसको करके देख रहे हैं कि वहां पे क्या रहा होगा। तो उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसी एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, किसका, कॉलम का, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए, तो इस स्टेप को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। स्टेप नंबर सेकंड, इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लिख लेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैलकुलेशन है अपना स्टेप नंबर सेकंड का। तो कितना रिक्वायर्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड वाला है।
रिक्वायर्ड एरिया, तो इसको बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे? ए। इक्वल, फार्मूला क्या होता है देखिए एरिया निकालने का, सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा मैं कि एक फार्मूला आप रटते हुए चलिए। स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स, यानी इसको लोड भी कह सकते हो, फोर्स बटा एरिया। इस फार्मूले को आप रटिए, हर जगह काम आएगा, वेरी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर मैं यहाँ से एरिया को इधर स्विच करता हूँ, यानी एरिया को यहाँ भेज दो, इधर भेज दो, स्ट्रेस को इधर भेज दो, तो भेज दिए, जिसको पक्षांतर भी कह सकते हो आप, करता हूँ तो फोर्स बटा, यानी लोड मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल में अभी लोड की बात चल रही तो एक्सियल लोड की बात चल रही, लोड बटा क्या बना? स्ट्रेस। अब ये तो हो गया अपना कॉमन टाइप्स का फार्मूला, ठीक है, यानी ये कॉमन फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। हाँ, तो ये जो कॉमन टाइप का फार्मूला बना, अगर मैं इसको इस कॉलम के हिसाब से समझूं तो क्या बनेगा? एरिया इक्वल टू, लोड कौन सा है? एक्सियल लोड है, तो मैं बोलूंगा एक्सियल लोड। देखिए पेपर में आपको जो नाम याद आए वो लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लोड ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेस की बात करूँ तो स्ट्रेस हम लोग कौन सा बात कर रहे हैं? हम लोग बात करें परमिसिबल स्ट्रेस की, अलाउएबल स्ट्रेस की, यानी जिसकी अनुमति आईएस कोड देती है, यानी आईएस स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड देती है, तो इसकी बात करें तो हम लोग बोलेंगे अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक्सियल लोड बटा अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, इतना बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू एफ बाई सिग्मा, इतना याद रखिए आप। फिर उसके बाद जिस जगह अप्लाई हो रहा होगा उस जगह, जैसे फोर्स है तो एक्सियल लोड है तो एक्सियल फोर्स है, अलाउएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस बराबर कौन से स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि कॉलम है तो कंप्रेसिव रहेगा स्ट्रेस। और दूसरी बात अलाउएबल है, क्यों अलाउएबल है? परमिसिबल क्यों है? क्योंकि हम लोग फर्जी डेटा नहीं लेंगे, वही डेटा लेंगे जिसकी परमिशन मिली होगी, यानी जो टेस्टेड होगा, ठीक है ना, कि इतने पे काम करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस एरिया को निकालने का तरीका आपको मिल गया, फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं, तो आप क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए आंसर क्या आता है। चलिए, तो बात करते हैं कि ए बराबर क्या होगा। हमारा आंसर आया था 1165 इंटू 10⁻³ क्यों कर रहे बता रहा हूँ। अब ये जो 1165 है ये एक्सियल लोड है, फैक्टर लोड, वो एक चीज भूल गया मैं, वहां पे मैंने बोला कि ए बराबर एफ बाई सिग्मा, यहाँ पर जो एक्सियल लोड था वो एक्सियल लोड कन्वर्ट हो गया था फैक्टर लोड में, उसको चेंज कर लीजिए, फैक्टर लोड हो गया था। क्या हो गया था? एक्सियल लोड कन्वर्ट हो चुका है फैक्टर लोड में, तो अब वो फार्मूला एक्सियल लोड ना होकर के क्या हो जाएगा? फैक्टर लोड हो जाएगा। उसको आप एक्सियल लोड को चेंज करके कर लीजिए फैक्टर लोड, ठीक है। अब एक्सियल लोड पे अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम लोग फैक्टर पे बात करेंगे, तो क्या होगा? फैक्टर लोड हो जाएगा। तो एक्सियल लोड फार्मूला बन जाएगा एरिया इक्वल टू फैक्टर लोड अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो फैक्टर लोड कितना हो गया? 1665। अच्छा, वो किलो न्यूटन में था तो उसको न्यूटन में बदल लो, क्योंकि एरिया हम लोग किस में लाने वाले हैं? mm स्क्वायर में, तो 10⁻³ हो जाएगी, क्योंकि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन। अगर ये जिसको नहीं समझ में आ रहा, सीधी बात 1000 न्यूटन, सीधी बात, नो बकवास। चलो आगे देखो। अब परमिसिबल स्ट्रेस की बात करूं तो परमिसिबल स्ट्रेस होता क्या है? एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस और कितना होता है? तो वो होता है 150। कितना होता है भाई? 150। ये कहाँ से आया? एक्सियल परमिसिबल स्ट्रेस कहाँ से आया? सिग्मा AC कहाँ से आया? ठीक है, ये आप कह सकते हो कि ये इस फार्मूले से आया, 0.6 FY। इससे आया 0.6 FY। 0.6 इंटू FY कितना है? 250 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर भी सेम आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आएगा और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 150। तो ये कितना आ गया? 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, स्ट्रेस की यूनिट होती है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से हमारा आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इस पॉइंट पे एरिया जो निकाल रहे हैं, एरिया बराबर क्या हो गया है, ये फार्मूला जो था उसमें हम लोग पुट कर दिए, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आप कैलसियस निकालेंगे तो 11100 mm²। हाँ, ये एरिया हो गया, ये रिक्वायर्ड एरिया होगी। इतने की तो जरूरत है भाई हमें, इतने क्या है, जरूरत है। अब दूसरा चीज हम लोगों को क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया के साथ साथ अपने को एक सेक्शन जो स्टील आईएस हैंडबुक है उसमें से चूज करना है, ठीक है, और उससे सॉल्व करना है पूरे डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा प्रोवाइडेड है उससे हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो अब हम लोग, मैंने एक चीज सिखाया आपको, क्या सिखाया है कि आईएएस हैंडबुक का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं हम कॉलम की, तो कॉलम वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। एक दिन और अच्छे से मैं उसको अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि कैसे ढूंढते हैं, फिर भी कैसे ढूंढते हैं, ये पहले वाले कंप्रेशन चैप्टर में बताया मैंने कि कैसे खोलेंगे, कैसे चैप्टर देखेंगे। तो अब हम लोग उसमें जब ढूंढेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ढूंढेंगे तो क्या देखते हुए ढूंढेंगे, ये ध्यान रखिएगा, एरिया देखते हुए ढूंढेंगे। क्या देखते हुए ढूंढेंगे, ये जो एरिया है अपने पास, ये इसको देखेंगे कि ये तो रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा रहे, इस एरिया से क्या रहे, ज्यादा रहे, और इतना भी ज्यादा ना रहे कि अपना क्या है, इकोनॉमी मेंटेन ना कर पाए हम लोग, बहुत पैसा खर्चा हो, ठीक है, कुछ आस पास ही रहे वैल्यू। और उस एरिया वाले डेटा को उठा करके हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा डिजाइन बनेगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं, तो हमारा ये जो आया है इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आईएस हैंडबुक से सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि वो सेक्शन आपका क्या हो जाए, सही रहे, हो सकता है फेल भी हो सकता है, तो दूसरा सेक्शन अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड जो है, स्टेप नंबर थर्ड, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेक्शन ट्राई कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं लेट अस ट्राई सुटेबल सेक्शन, है ना, सुटेबल सेक्शन, सुटेबल सेक्शन। तो कौन सा सुटेबल रहेगा, तो आप को मैं आईएस हैंडबुक पिछली बार बता चुका हूँ कैसे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। अब इस चैप्टर में जैसे कॉलम की बात है, तो अभी हम लोग ले रहे हैं आईएस डब्ल्यू बी, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगा कि आपको अलग से एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप इसको ढूंढेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसमें से हम लोग देख रहे हैं ISWB 600 @1311.6 न्यूटन पर mm पर मीटर। अब ये समझिए कि आप कोई जोड़ नहीं कि ISWB यही वाला ले, यही वाला ले, कोई जरूरी नहीं है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका एरिया है हमारे रिक्वायर्ड एरिया से थोड़ा ज्यादा है, इसी के आसपास वाले एरिया का आप कोई सा भी ISWB ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसमें जो है हमारा सिस्टम, एक सेकेंड, हाँ, क्या देखने को मिल रहा है कि ISW जो है 600 इतना है, उसमें से आप लोग ढूंढेंगे, क्या क्या ढूंढेंगे, क्या क्या जरूरत है अपने की, बहुत सारी चीजें दी हुई है, सब चीज की जरूरत नहीं है, हम लोगों को क्या जरूरत है, जो प्रॉपर्टी है उसमें से एरिया की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अपना ये जो एरिया है उसी के आसपास वाला एरिया ढूंढ रहे थे, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो। क्यों निकालेंगे सिलेंडरनेस रेशियो, पता करने के लिए ना भाई, कॉलम कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। तो लैम्डा निकालने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है, दो चीज एक जरूरत पड़ती है, एक तो एल इफेक्टिव की जरूरत पड़ती है, दूसरा आर मिनिमम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एल इफेक्टिव की और आर मिनिमम की। तो जो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। तो अब एल इफेक्टिव दो दिया हुआ है, गिवन कितने, दो है। पहला ये है कि एल वाई है और एल जेड है दूसरा। तो एल वाई एल जेड है, उसी तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, आर की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, ठीक है, जेड के हिसाब से और वाई के हिसाब से, ठीक है। तो आर जेड के हिसाब से और आर वाई के हिसाब से, ये कहाँ से देखेंगे, ये सब आईएस हैंडबुक से। देखो, लेटेस्ट ट्राई सुटेबल सेक्शन आपको यहाँ नहीं बताया, तो आप समझ लीजिए आईएस हैंड बुक, आईएस हैंडबुक से। तो आर जेड वहां से निकालेंगे, ठीक है,
और आर वाई वाई निकालेंगे। तो आर वाई वाई कितना दे रहा है? आर जेड दे रहा है 249.7 mm और आर वाई वाई दे रहा है 52.5 mm। ठीक है, ये वैल्यू अब हो गई। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग लेमडा निकालते हैं। चलिए, क्विक एंड फास्ट। चलिए, तो जो लेमडा निकाल रहे हैं तो उसका नाम क्या है भाई? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो में हम लोग किए क्या है, फार्मूला क्या होता है बताएंगे? लेमडा बराबर होता है एल जेड बाई आर जेड जेड। अच्छा, लेमडा बराबर तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो एल वाई या एल एक्स या एल जेड, तीनों में इक्वल। क्योंकि हम जानते हैं कि आर जेड जेड बराबर क्या होगा, आर एक्स एस। इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद जो हम लोग लेमडा का फार्मूला लिखे हैं एल जेड अपॉन आर जेड जेड, उसमें हम लोग वैल्यू को रखते हैं। क्या रखेंगे कि जो इफेक्टिव लेंथ कितना था 6 × 10⁻³ और जो आर जेड जेड था कितना था 249.7। अब रही बात 6 × 10⁻³ जो 6 × 10⁻³ है वो कैसा है? हम जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, मतलब कह सकते हो 10⁻³ होता है। और यहाँ पे वैल्यू रख दो 249, तो ये अपना लेमडा आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि लेमडा कैसे लाना है। ठीक है, अब जब ये लेमडा आ जाएगा, एक चीज और देखेंगे। क्या देखना है कि लेमडा ये जेड एक्सिस में आ रहा है। किस में आ रहा है? जेड एक्सिस में। उसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस पे भी निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पे जब निकालेंगे तो आर वाई वाई कितना है? 52.5 है। कितना है? 52.5 है। और ये वाला लेमडा जो अभी आया है, इसमें यहाँ पर आर जेड जेड है 249.7 और ये जबकि है आर वाई वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, लेमडा वो वाला निकालेंगे जिसमें लेमडा वाई आएगा, मतलब एल वाई अपॉन आर वाई वाई। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या है, पहले लेमडा जो है वो जेड वाले से सॉल्व करेंगे सारा चीज, उसके बाद हम लोग वाई वाले में जाएंगे। तो अभी लेमडा की वैल्यू हमारी निकल के आती है 24.03, जो कि लेस है किसमें, लेमडा मैक्सिमम से। अच्छा, लेमडा मैक्सिमम क्या है? कंपेयर करना है। लेमडा मैक्सिमम क्या करना है? कंपेयर करना है। लेमडा मैक्सिमम हम लोग को कहाँ मिलेगा? आईएस कोड में मिलेगा। तो आईएस कोड में से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू देख लेंगे। वो अभी हम लोग देखने पर क्या मिल रहा है हम लोग को, लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू मैं शो करा दूंगा। वो मिल रहा है 180। कितना मिल रहा है? 180 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो लेमडा जो है ये 180 है, वो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 24.03 से क्या है, बड़ा है। तो जो कि हमारा जब बड़ा होगा तो ये क्या कहला जाएगा, विच इज सेफ। विच इज सेफ। तो ये इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब आगे ये देखना है कि इस लेमडा का इस्तेमाल करके हमको करना क्या है, हमको निकालना है। उससे पहले बता दूं, जैसे लेमडा वाई की बात मैं किया था, तो उसमें हम लोग करेंगे आगे चल के, वो करेंगे इफेक्टिव लेंथ वाई वाई अपॉन आर वाई वाई। ठीक है, उसमें हम लोग इफेक्टिव लेंथ कितना है, 4 मीटर है और आर वाई 52.5 है। और 4 मीटर को भी एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 × 10⁻³ कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इसको समझ में आ गया होगा, है ना। तो वहां से ये कर लेंगे। अभी ये लेमडा की वैल्यू को इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अपना सिग्मा एसी। अब ये सिग्मा एसी क्या है? ये है एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम लोग को निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है सिग्मा एसी इंटू एरिया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल है, उस टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब वो टेबल का इस्तेमाल कर लेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा कि करना क्या है। तो चलिए, हमारा स्टेप 4 क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। स्टेप 4 हमारा बन जाएगा सिग्मा एसी, यानी आप कह सकते हो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ, ये हो गया अपना सिग्मा एसी, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा,
मैंने बताया था कि जो सिग्मा एस सी पहले निकाल के रखे हैं हम लोग, क्या निकाल के रखे हैं, 0.6 इंटू एफ वाई। तो 0.6 इंटू एफ वाई जो है वो यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वाला जो है वो परफेक्ट वैल्यू लाया था 250, एफ वाई कितनी लाया था 250। लेकिन ये वाला जो है ये हम लोगों को लेमडा से मिलेगा। किससे मिलेगा? लेमडा से, जो कि लेमडा आया है हमारा 24 पॉइंट कितना 03। तो 24.03 का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कहाँ करेंगे इस्तेमाल? ये करेंगे हम लोग टेबल से। तो पहले बात ये समझिए कि लेमडा की वैल्यू 24.03 और एफ वाई की वैल्यू 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये दोनों हम लोग इस्तेमाल करेंगे आईएस कोड से। आईएस ये दोनों तो अपने पास डेटा था, आईएस कोड खोलेंगे 800 1984, और उसको खोलने के बाद इसमें टेबल में जाएंगे। कितना है? 5.1 है टेबल, टेबल नंबर, उसमें खोलेंगे। और उसमें ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेमडा और एफ आई की वैल्यू को मिला करके इंटरपोलेशन मेथड का इस्तेमाल करके सिग्मा एसी निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले मैं अपना टेबल दिखा देता हूँ, है ना, जो कि मैं यहाँ पर इंसर्ट करके रखा हूँ। उसमें से हम लोग अभी समझ लेते हैं, है ना। तो ये जो टेबल है इसमें किस बातों का ध्यान देना है कि एफ वाई अपने पास वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एफ वाई। तो देखेंगे एफ वाई कहाँ है, क्लियर क्लियर दिख रहा है, ये एरो दिखा है निशान कि किस साइड एफ वाई चल रहा है, तो अपना है 250। कितना है? 250, इसका ध्यान रखेंगे। और अपना लेमडा जो है वो आया है 24.03, वो कहाँ जाएगा? डाउन साइड में नीचे। जो आपको दिख रहा होगा 10 20 30 40 50, ये है लेमडा की वैल्यू। और इधर 250 तरफ 220 230 240 250, ये है एफ वाई की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, और हमारी जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाइज कर रही है? तो 20 और 30 के बीच में लाइज करेगी, ठीक है ना। 40 के बीच में नहीं करेगी, 20 और 30 के बीच में करेगी, यानी 145 और 148 के बीच में करेगी, ठीक है, लाइज। और ये जब 148 और आपका 145 के बीच में लाइज करेगी, तो इसको हम इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक सेकेंड। तो समझने की बात क्या है कि हमने बोला कि 250 और 30 और 20 के बीच में देखेंगे। क्यों देखेंगे? 24 आया है। हाँ, तो चलिए इसको यूजिंग बाय इंटरपोलेशन मेथड करते हैं। चलिए। यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे थे, इसके आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे पहले यूजिंग बाय यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला होता है इंटरपोलेशन मेथड का, ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। लिख लीजिए पहले। हम्म, अब सिग्मा ऐसे निकालने का जो फार्मूला है उसमें हम लोग लेमडा और एफ वाई की वैल्यू को एफ वाई की वैल्यू से, और जो लेमडा है उसकी वैल्यू से, और जो सिग्मा ऐसी हमारे टेबल में गिवन है उसकी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है न्यू सिग्मा ऐसी निकालेंगे। और वो सिग्मा ऐसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर बताने वाला था कि हम लोग बात किसकी कर रहे थे, 20 और 30 की, है ना, 40 की नहीं कर रहे थे, है ना। वो मैं 40 की तरफ अपना इशारा रखा था, लेकिन है अपना 20 और 30, तो उस पर ध्यान रखेंगे कि अपना 20 और 30 है। हम्म, एक बार आप वैल्यू देख लीजिए, 20 30 की है 148 और 145, ये दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि 148 जो है वो लार्जर नंबर है 145 से, ठीक है। और 145, और हम लोग जब आंसर लाएंगे 148 और 145 के बीच में ही आना चाहिए, ये चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि कुछ और वैल्यू, कोई और आंसर आ रहा हो, ठीक है।
इसका ध्यान रखना। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए हाँ, तो हमने अपना लेमडा की वैल्यू और सिग्मा एसी की वैल्यू को लिख लिया है, ठीक है, जो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि सिग्मा एसी कैसे निकालेंगे। तो पहले 148 को सामने रखिए, यानी 148 लिखिए, फिर माइनस लगाइए। फिर हम लोग 148 और 145 को क्या करेंगे, घटा देंगे। और उसके बाद नीचे वाले में 30 और 20 को घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 148 माइनस 145 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20, इसको क्लोज करेंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास लेमडा आया था 24.03, उसमें से हम लोग यहाँ पर जो 30 और 20 वाला लेमडा है, उसमें जो सबसे मिनिमम है उसको ले करके घटाने के बाद जो आएगा वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24.03 माइनस 20, नोट कर लीजिए। यहाँ से हम लोगों को सिग्मेसिक वैल्यू मिल जाएगी। कैलसी चलाएंगे आप, आंसर आ जाएगा। कैलसी चलाने के बाद आपका आंसर आया होगा कुछ इतना, 146.79 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है हम लोगों को, स्टेप नंबर 5 देखना है। स्टेप नंबर 5 हमारा कहता क्या है, स्टेप नंबर 5 में करना क्या है। स्टेप नंबर 5 में हम लोगों को, चूंकि हम लोग स्ट्रेस निकाल चुके हैं, एरिया गिवन है, निकालना स्ट्रेंथ है। क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। तो स्टेप नंबर 5 में हम लोगों को निकालना है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारे मेंबर है उस पर कितना लोड आएगा, वो लोड को कितना सहेगा, यानी कह सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी मेंबर की क्या होगी। ठीक है, तो क्योंकि कॉलम एक मेंबर है, तो अभी मेंबर का देख रहे हैं, एक एक मेंबर मजबूत रहेगा तो हमारा क्या है, पूरा स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो स्ट्रेंथ का सीधा मतलब है लोड। क्या है सीधा मतलब, लोड। हम लोग जानते हैं कि लोड का फार्मूला क्या है। लोड का फार्मूला क्या है, देखो स्ट्रेस का फार्मूला, उसको ध्यान रखिएगा तो अपने आप लोड का फार्मूला याद आ जाएगा। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड बटा एरिया। तो लोड बराबर क्या होगा, है ना, हम लोगों को लोड ही निकालना है एक्चुअली। स्ट्रेंथ मतलब लोड, जितना लोड आएगा उसी को सह लो तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं लोड निकाल लेता हूँ तो स्ट्रेंथ अपने आप निकल जाएगी। तो लोड बराबर अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये निकालेंगे, है ना। और हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू लोड बटा एरिया। इसको लिख लीजिए आप, याद रहेगा। वैसे भी सॉन्ग में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, यहाँ समझ लीजिए। ठीक है ना, लिख लीजिए। अच्छा, तो मैंने बताया कि स्ट्रेस, अब यहाँ से स्ट्रेस को आप क्या, एरिया को इधर रखो, स्ट्रेस को इधर ले आओ, तो अपना क्या बनेगा, लोड बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो लोड बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया बनेगा, यानी सिग्मा ए सी इंटू एरिया बनेगा। तो सिग्मा ए सी की वैल्यू कितना है, 146.791 इंटू 17038। ये है अपना एरिया, 17038, है ना एरिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कैल्सी में आंसर आ रहा होगा कुछ 2501, यानी 2501.02 किलो न्यूटन। कितना आ रहा होगा, 2501.02 किलो न्यूटन, है ना, जो कि ग्रेटर है अपने फैक्टर लोड से। फैक्टर लोड कितना है, 1665 किलो न्यूटन, यानी 1665 किलो न्यूटन। ये फैक्टर लोड है अपना। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे कि अपना फैक्टर लोड से हमारी स्ट्रेंथ ग्रेटर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है, जो मेंबर है, वो स्टेबल रहेगा और वो लोड को बियर कर सकेगा। मतलब स्ट्रेंथ क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लीजिए अपना ये मेंबर है और मेंबर पे ये लोड आ रहा P, मेंबर पे लोड आ रहा P। अच्छा, अब ये जो लोड P आ रहा है, इस लोड को हमारा जो स्ट्रक्चर है या मेंबर है वो सह पा रहा है क्या? अगर सह ले रहा है, बियर कर रहा है, तो मतलब कि ये क्या है, सेफ है। और बियर नहीं कर पा रहा तो ये सेफ नहीं है। तो अभी जो 2501 आ रहा है वो मेंबर का स्ट्रेंथ आ रहा है, यानी वो ऊपर से लोड आ रहा है, वो नीचे से उसको क्या कर रहा है, संभाल रहा है, यानी रेजिस्ट कर रहा है। तो जितना रेजिस्ट कर रहा है वो 2501 आ रहा है, और जितना लोड लग रहा है वो 1665 है। तो इस कंडीशन में हमारा स्ट्रेंथ ग्रेटर हो गया, स्ट्रेंथ ग्रेटर हो गया किससे, फैक्टर लोड से, आने वाले लोड से। तो मतलब हमारा कॉलम जो है वो है सेफ है। क्या है, सेफ। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज सेफ, और कह सकते हैं ओके। तो लिख लीजिए, है ना, विच इज सेफ। साफ दिख रहा है। हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ हमेशा ग्रेटर रहेगा, किससे ग्रेटर रहेगा, फैक्टर लोड से। तो अभी ये लिख लीजिए विच इज सेफ, है ना। और अब लिख लीजिए स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर लोड, देन स्ट्रक्चर या मेंबर विल बी सेफ। तो ये बात को ध्यान रखना है ना। तो हमेशा अगर स्ट्रेंथ छोटा हो गया तो स्ट्रेंथ कम आ गई वैल्यू फैक्टर लोड से, तो क्या हो गया, अनसेफ, फेलियर कंडीशन। तो हम लोग उस जो हम लोग लेमडा जेड से सॉल्व कर रहे थे, हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करेंगे, दूसरा सेक्शन लेकर। वो सेक्शन फेल हो गया। आई एस डब्ल्यू 600, आई एस डब्ल्यू भी 600 फेल हो चुका है, उसको ध्यान रखिए, है ना। तो अभी ये अपना हो गया अनसेफ। चलिए, अब आगे ध्यान रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है कि अपना जो हम लोग किए थे लेमडा जेड निकाले थे, उसी तरीके से निकालेंगे अब लेमडा वाई, ताकि लेमडा वाई और जो हमारा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, लेमडा वाई यानी सिलेंडर रेशियो निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, सिग्मा एसी। सिग्मा एसी निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। ये 3 स्टेप ही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें एल इफेक्टिव नहीं निकाले हैं क्योंकि पहले से गिवन था। अगर नहीं गिवन होता तो वो भी निकालना पड़ता, एक स्टेप और बढ़ जाता, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टेप नंबर 6 लिखते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ लिख दिया गलती से। चलिए, स्टेप नंबर 6 लिखना है। हम्म, लिख लेते हैं। अच्छा, लेमडा जो है ये वाई एक्सिस में काम करेगा। कहाँ काम करेगा, वाई एक्सिस में। तो ये वाला लेमडा लिख लीजिए पहले, लेमडा इन वाई एक्सिस। अब फार्मूला क्या है लेमडा का वाई एक्सिस पे, फार्मूला है लेमडा इक्वल टू एल वाई अपॉन आर वाई वाई। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, एक ही इसी वीडियो लेक्चर में आपको याद हो जाना चाहिए। अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको याद हो जा रहा है तो अगले वीडियो लेक्चर में मेरे कराने से पहले आप सॉल्व कर लोगे, है ना। और अगर जहां ना बने वहां पे आप कमेंट करिए कि यहाँ नहीं बना है, यहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं अच्छे से क्लियर बार बार समझाऊं कि एक ही वीडियो लेक्चर से आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ताकि अगले वीडियो लेक्चर में आपको खेल लगे, यार बोले इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। बहुत आसान है, ठीक है, डिजाइन करना बहुत आसान है। ये सारा चीज मैंने पुट कर दिया, आप भी पुट कर दीजिए। लेमडा वाई की वैल्यू पुट कर दिया है, आर वाई की वैल्यू पुट कर दिया। कहाँ से पुट किया, आई एस डब्ल्यू बी 600 से पुट किया है। तो 4 × 10⁻³ अपॉन 52.5 पुट कर दिया है। तो लेमडा की वैल्यू आ गई है 76.19, ठीक है। इसको लिख लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग लेमडा मैक्स से इसको क्या करा लें, मैच करा लें। लेमडा मैक्स कितना है, 180 है। तो लेमडा इज लेस देन लेमडा मैक्स, दिख रहा है 76 लेस है, किससे लेस है, लेमडा मैक्स से। तो लेमडा मैक्स से लेस है तो क्या होगा, क्या होगा बताओ भाई, सेफ होगा कि नहीं होगा, सेफ होगा ना, हाँ। तो सिलेंडरनेस रेशियो अगर लेमडा मैक्स से लेस है तो सेफ, लेमडा मैक्स से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखोगे विच इज सेफ, विच इज सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर अब कौन सा आने वाला है, आप समझ चुके होंगे अभी तक में कि स्टेप नंबर अब आएगा 7, और 7 में आएगा क्या चीज, अगर लेमडा निकल गया है तो अब निकालेंगे हम लोग सिग्मा एसी। लेमडा का काम कहाँ है, सिग्मा एसी निकालने के लिए। वाला सिग्मा एसी मत पुट करना, 0.6 एफ वाला। तो चलिए, लेमडा की वैल्यू आ चुकी है 76.19, जो क्या है, किसके बीच में ये लाई कर रहा है, दिख रहा है ना, 70 और 80 के बीच में लाइज कर रहा है। तो हमारा लेमडा है वो 70 और 80 के बीच में है, 70 और 80 के बीच में लाई कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में है। तो 70 80 के बीच में है,
तो अब हम लोग वही टेबल उठाएंगे, उस टेबल में देखेंगे 70 और 80 कहाँ पर है और उसका सिग्मा एसी कितना है, और उस सिग्मा एसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, अपना इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए। हम्म, चलिए अपने डायग्राम में आ जाते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हाँ, आ जाइए इसमें। ये अपना टेबल वही है, 5.1 है। यहाँ 4.1 दिख रहा है इसका, लेकिन ये कोड में 5.1 है। ये टेक्स्ट बुक का है, ठीक है, आप कोड का लिखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग 70-80 देख रहे हैं, येलो कलर से मैंने कर दिया है 70-80। हाँ थोड़ा, हाँ ठीक है। अब देखिए 70-80 वाले लाइन और ऊपर 250 वाली लाइन को वो करिए इंटरसेक्ट। कहाँ कट रहा है, 101 और 112, यानी 112 101 में कट रहा है। यानी 112 101 हमारा वैल्यू है, उसको उठा लेते हैं और चलते हैं, जल्दी से रख देते हैं। हाँ, यहाँ रख दिया हमने 112 और 101। लिख लेंगे बाय यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड। जल्दी जल्दी अब कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बचा नहीं, समझ में सब आ गया। इंटरपोलेशन मेथड कैसे इस्तेमाल होता है, पहले बड़ा वाला रख लो। बड़ा वाला यानी सिग्मा एसी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे बड़ा वाला कौन सा, 112 है ना, तो पहले 112 को रखो। फिर 112 में से किसको घटा दो, 112 पहले लिखने के बाद माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगाने के बाद 112 माइनस 101 लिखेंगे, ऊपर वाला वो दोनों। फिर उसके बाद नीचे वाला 80 माइनस 70 लिखेंगे। 80 माइनस कितना लिखेंगे, 70। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे ये वाला 80 माइनस 70 वाला, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें से हम लोग लिखेंगे 76.19, ये हमारा लेमडा है जो आया हुआ है, उसमें माइनस करेंगे 70 का, क्योंकि वो छोटा है 80 और 70 में से, है ना। इसको रखेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ से सिग्मा एसी निकल के आ गया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैलसी से आंसर आया 105.19 न्यूटन पर एम ए स्क्वायर। इसको आप रख लीजिए, कैलसी से आप जरूर सॉल्व करिएगा, है ना, क्योंकि पेपर में दिक्कत जाती है। अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फार बेटर देन है कि बाद में आप पछताओ, है ना। इससे अच्छा कि अभी प्रैक्टिस कर लो, पेपर में फिर आंसर जल्दी नहीं आता। अब स्टेप नंबर 8 क्या है, सब लोग समझ चुके होंगे। क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ना, स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्योंकि अपने पास सिग्मा स्ट्रेस आया है, एरिया है, तो मतलब अब क्या निकालेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ। यानी हमारे कॉलम की क्या स्ट्रेंथ है, वो लोड को सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। अगर सह ले रहा है तो सेफ, नहीं सह पा रहा तो अनसेफ। तो इसी चीज को लिखिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी और स्ट्रेंथ। अच्छा, स्ट्रेंथ बराबर फार्मूला बताया मैंने, स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है, लोड बटा एरिया। तो स्ट्रेंथ और लोड एक ही चीज है, तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर दीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका, है ना। बहुत टाइम हो गया वैसे भी, वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, इसलिए क्योंकि आपको मैं एक एक चीज अच्छे अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पूरा सॉल्व कर लें। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं कह देता हूँ, नहीं आ रहा होगा कमेंट जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में, और अगले वीडियो लेक्चर में, ताकि मैं उस चीज़ों को और अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है 105.191 इंटू 17038। इसको रख लीजिए। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ कितना है, ये आया है 1792.24, 1792.24, 1792.24 किलो न्यूटन। ये किससे ग्रेटर होना चाहिए था, फैक्टर लोड से। नहीं हुआ तो गड़बड़ है, तो सही है। चलो फैक्टर लोड से हो गया है अपना, देखिए। तो ये ग्रेटर है कितना, 1665 से, यानी 1665 से ये ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो भाई पता है ना कि स्ट्रेंथ अगर ग्रेटर हुआ फैक्टर लोड पीयू से, तो मतलब सेफ, क्लियर। और ग्रेटर नहीं हुआ तो अनसेफ, और सेफ हुआ तो हम लोग का डिजाइन कंप्लीट, अगर अनसेफ हुआ तो हम लोग ट्राई अनदर सेक्शन। ओके, चलो तो लिखो हैंस ओके। हम लोग इसको किए किस में है, वाई और जेड सेक्शन एक्सिस में किए है ना, वाई और जेड एक्सिस में। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रोवाइड, यानी हमने ये जो आई एस डब्ल्यू बी लिया है, इसको प्रोवाइड कर लेंगे। अगर ये नहीं लेते और ये लेने के बाद फेल हो जाता, तो हम दूसरा सेक्शन लेते, उसको चेक करते, है ना। इसका आंसर सही आया है, मतलब सेफ है, तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे। हैंस प्रोवाइड आई एस डब्ल्यू बी बी 600 एट 1311.6 किलोमीटर पर मीटर।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ये पूरा स्टेप जितना था ये डिजाइनिंग स्टेप था, इसमें पूरा कंप्लीट हो गया कॉलम का इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब जहाँ ना बने आप कमेंट में जरूर पूछिए। अब यहाँ मेरे हिसाब से ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिए विशेष कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए